इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था क्वेश्चन कि शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं शिक्षक से संबंधित वो कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अध्यापक को विषय का ज्ञान होना जरूरी है। अध्यापक का किसी विषय से संबंधित ज्ञान, अनुभव एवं योग्यता आदि छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यदि अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो वह छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे सकता। इसके विपरीत यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में सक्षम होगा तथा उसका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी रहेगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए। उसके व्यवहार, सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला में निपुणता, मृदुभाषी, संयम आदि गुण यदि हैं तो छात्र कक्षा वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो छात्र उसकी कक्षा से पलायन करने लगते हैं। साथ ही अध्यापक को सभी छात्रों में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि छात्रों के मन में उसके प्रति दुर्भावना पैदा ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मनोविज्ञान का ज्ञान। कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जब तक एक अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता तब तक वह इन सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग कर उसे प्रभावी नहीं बना सकता। उसे बाल विकास प्रक्रिया, वंशानुक्रम, व्यक्तिगत भेद, प्रेरणा, सीखने के जो सिद्धांत हैं आदि का ज्ञान होना चाहिए। निसंदेह आधुनिक शिक्षा को मनोविज्ञान ने एक नई शिक्षा प्रदान की है, एक नई दिशा प्रदान की है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षा का पढ़ाने का तरीका भी भिन्न होता है तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सिखाना, करके सिखाना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना आदि का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि अलग अलग होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ छात्र अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान यानी जो अध्यापक के द्वारा दिया गया ज्ञान है उसको आसानी से आत्मसात यानी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ देर से कर पाते हैं या कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाते। सामान्यतः एक कक्षा में अध्यापक को 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना होता है, जिसमें एक होता है मेधावी जिसको हम बुद्धिमान छात्र बोलते हैं। दूसरा होता है सामान्य जो मेधावी से थोड़ा कम बुद्धि वाला, और एक होता है पिछड़े हुए बालक यानी जिसका जो IQ लेवल है वो बिल्कुल कम होता है। इन्हीं के अनुरूप उसे अपने शिक्षण की व्यवस्था करनी होती है। व्यक्तिगत भेद अध्यापक को छात्र के बारे में समझने में पूरा सहयोग देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण का आधार होता है। इस दृष्टि से शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक एवं अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए। उसे अपने कार्य एवं व्यवहार में संतुलन बनाए रखते हुए छात्रों पर एक अनूठी छाप छोड़नी चाहिए। छात्र जाने अनजाने शिक्षक के व्यवहार से बहुत सी बातें स्वयं सीख लेते हैं। कहा भी गया है शिक्षक छात्रों के लिए श्रेष्ठ प्रेरणा का काम करता है। इस दृष्टि से एक अध्यापक को आत्मविश्वासी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, कर्तव्यनिष्ठ, निरोगी, श्रेष्ठ रुचियाँ एवं अभिरुचियों वाला होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बालक केंद्रित शिक्षा। बाल मनोविज्ञान ने आज शिक्षा की धारा एवं प्रत्यय को पूरी तरह बदल दिया है। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बालक न होकर अध्यापक था। बालक की आवश्यकताओं, रुचियों
अभिरुचियों एवं दृष्टिकोणों की परवाह किए बिना ही शिक्षण कार्य चलता रहता था। अब समय बदल गया है, उसी के साथ साथ अब शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक हो गया है। अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जो भी ज्ञान बालकों को, छात्रों को प्रदान करे, वह उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं और उनके स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है समय सारणी। शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही विद्यालयों में समय सारणी बनाते समय, यानी जो टाइम टेबल है उसको बनाते समय रखा जाता है, ध्यान रखा चाहिए कि कौन सा विषय पहले लिया जाए, कौन सा विषय बाद में लिया जाए। पहले बालकों की थकान, विश्राम, अवधान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन अब इन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खेल के समय तथा दूसरी विविध क्रियाओं के आयोजन की भी व्यवस्था समय चक्र यानी जो टाइम टेबल है उसके सूक्ष्म रूप से ली जा सकती है। साथ ही समय सारणी बनाते समय मौसम, बालकों की योग्यता, रुचि, व्यक्तिगत विभेदों का भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के योगदान के रूप में अनेक महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को यथोचित स्थान दिया जाता है। पहले यह समझा जाता था कि पढ़ाई के अतिरिक्त क्रियाओं का आयोजन करने से छात्र अपना अमूल्य जो समय होता है उसको नष्ट करते हैं, लेकिन अब यह विस्तार बदल गया है, यानी अब ये बात बदल गई है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, लेख, कहानी, कविता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, बालचर शिक्षा, भ्रमण, छात्र संघ, खेलकूद, अभिनय, नाटक, संगीत आदि इस प्रकार की अन्य क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बालकों के सर्वांगीण विकास में बहुत सहयोग मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के कारण आज यह धारणा निर्मूल हो गई है कि डंडा हाथ से छूटा बालक बिगड़ा। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि डंडे, मारपीट, भय एवं आतंक के बल पर कक्षा में स्थायी अनुशासन की स्थापना नहीं की जा सकती। यह हो सकता है कि छात्र तुरंत कुछ समय के लिए अनुशासित हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी पुरानी प्रवृत्तियों पर लौट आएंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि छात्र अपराध करने पर दंड डरते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छात्रों को मनमानी करने दी जाए। उसे उसके अपराध के अनुकूल दंड अवश्य दिया जाना